नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 3.0 की परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो है 2000 पे 21 प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के लिए जो आपका जो पेपर हुआ था टीआरई 1 में, ध्यान दीजिए टीआरई 1 में 9th में टीजीटी में जो पेपर हुआ था वहाँ पे जीएस पार्ट से आपके कुछ प्रश्न पूछे गए थे महत्वपूर्ण, और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पे जो है आप इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे। उसके अलावा जो है भूगोल और विज्ञान से प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पहली बार कब आया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929, ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 1929 कांग्रेस का। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का जो है यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। और साथ में आपको क्या ध्यान रखना है कि 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि को जो है नेहरू जी के नेतृत्व में नेहरू जी ने जो है तिरंगा फहराया था रावी नदी के तट पर। तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर यह डिसाइड किया गया कांग्रेस द्वारा कि जो है 26 जनवरी, हर वर्ष 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार कांग्रेस ने स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बाकी इसके अलावा कराची अधिवेशन महत्वपूर्ण है और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी आप कमेंट करके बताइए। और कराची अधिवेशन जो है इसलिए भी खास था क्योंकि यह विशेष अधिवेशन था। और यहाँ पे बात करें तो हम जो है हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी और साथ में उनके दो अन्य साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी हो गई थी। और जिसके बाद फिर जब 30-31 मार्च को जब कराची अधिवेशन हुआ तो इसका काफ़ी विरोध भी किया गया, गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए गए थे युवाओं द्वारा। और कानपुर अधिवेशन की बात करें तो 1925, ये जो है सरोजनी नायडू, ध्यान रखिएगा सरोजनी नायडू अध्यक्ष थी। और ये पहला ऐसा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें पहली भारतीय महिला ने अध्यक्षता की थी। और वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल महिला में तो पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की अन्नी बेसेंट जी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। और आपको कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी ये आपको कमेंट करके बताना है। अगले प्रश्न पे आते हैं, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो पंजाब में कूका आंदोलन का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वह था सिख धर्म को परिष्कृत करना, सिख धर्म में सुधार करना। और इसको जो है नेतृत्व किसने प्रदान किया था? बाबा राम सिंह ने। ध्यान रखिएगा, बाबा राम सिंह ने, ये नाम आपको पता होना चाहिए। और साथ में जो है ये धार्मिक सुधार के रूप में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कि मतलब सिख धर्म को सुधार करने के रूप में स्टार्ट हुआ था। लेकिन 1849 में आपको पता होगा 1849 में क्या हुआ था? तो 1849 में पंजाब जो है वो किसके अधीन हो गया था? तो ब्रिटिश के अधीन हो गया था। और उसके बाद से फिर जो है कूका आंदोलन का उद्देश्य बदला और फिर कूका आंदोलन में जो है यह रखा गया कि अब से जो है 1849 के बाद अब जो है हम यानी कूका आंदोलन जो है वह पंजाब के जो है संप्रभुता के लिए लड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से अब पंजाब में राजनीतिक शक्ति की बात जब आएगी तो राजनीतिक आंदोलन कब बना था? तो 1849 के बाद। अगले प्रश्न पे आते हैं, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये आपके बी.डी. सावरकर जी हैं। और बी.डी. सावरकर ने पुस्तक लिखी है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नाम से, ठीक है। तो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नाम से बुक लिखी है। और उसी में उन्होंने बताया था कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको जो ध्यान रखना है, आर.सी. मजूमदार का। आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा था? तो आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था ना ही राष्ट्रीय था। बहुत महत्वपूर्ण है ये क्योंकि बहुत ही निगेटिव स्टेटमेंट था। ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वाधीनता संग्राम था। तो ये किसने कहा था? तो ये आपको ध्यान रखना है आर.सी. मजूमदार का। और इसके अलावा जो है आपको जेम्स आउट्रम का स्टेटमेंट ध्यान रखना है। जेम्स आउट्रम और विलियम टेलर दोनों ने साथ में बोला था, तो विलियम टेलर।
और जेम्स आउटर में विलियम टेलर ने क्या कहा था 1857 की क्रांति को, तो इन्होंने जो है 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र कहा था। तो ध्यान रखिएगा 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र किसने कहा था, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था, तो जेम्स आउटर और डब्ल्यू टेलर ने। आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जी और बिपिन चंद्र पाल ये जो है गर्म दल, जो कांग्रेस का गर्म दल था या अति राष्ट्रवादी जो धड़ा था, उसके ये प्रमुख नेता थे। आगे बढ़ते हैं। फिर भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ, तो अगर इसकी बात करें तो आंसर हो जाएगा बिहार एवं बंगाल। ठीक है, और इसको जो रिलेशन है इस प्रश्न का कि पहली बार अगर देखा जाए तो संगठित रूप से बात करा, संगठित रूप से बिखरा हुआ नहीं, तो संगठित रूप से पहली बार असहयोग आंदोलन का जो एक उदाहरण जो मिला था वह मिला था चंपारण सत्याग्रह में। तो ध्यान रखिएगा चंपारण सत्याग्रह में। और चंपारण सत्याग्रह के जरिए जो है गांधी जी ने 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया था चंपारण में, और जो नील किसान थे उनको आज़ादी दिलाई थी, और साथ में जो है चंपारण कृषि कानून 1918, तो चंपारण कृषि कानून 1918 के माध्यम से जो है किसानों को आज़ादी मिली 3 कठिया पद्धति से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अंतरिम सरकार किस डेट में बनी थी, 1946 तो आप यहाँ देख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 सितंबर 1946। कब बनी थी, 2 सितंबर 1946। जो अंतरिम सरकार बनी थी 2 सितंबर 1946, किसके तहत, कैबिनेट मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी थी, जिसमें रक्षा मंत्रालय था बलदेव सिंह के पास, गृह मंत्रालय था पटेल जी के पास, वल्लभ भाई पटेल जी के पास, वित्त मंत्रालय पूछता है तो लियाकत अली, मुस्लिम लीग के लियाकत अली, और फिर श्रम मंत्रालय पूछता है तो श्रम का सेम ही है, बाबू जगजीवन राम जी हमारे, तो बाबू जगजीवन राम जी। और इसके अलावा अगर बात करें तो रेलवे से पूछा जाता है, तो रेलवे का प्रभार किसके पास था, तो आसफ अली के पास था। और इसके अलावा जो है शिक्षा की बात करेगा जब, तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो शिक्षा स्वास्थ्य जो ये सी राजगोपालाचारी के पास, ये आपको इतना पता होना चाहिए, बार बार प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। और आपको अगर हमारी तरफ से जो आपके लिए इनिशिएटिव किया जा रहा है अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें, और कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करें, और साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला है, ये पीआरटी के लिए भी प्लेलिस्ट बनाई गई है 2000 पीआरक्यूज़ की, जिसको आपको लिंक में दे दिया जाएगा। और साथ में जिन्होंने अभी तक नहीं देखा ज़रूर देखें, और यहाँ से आपके 20 से 30 नंबर बढ़ जाएंगे परीक्षा में। और फिर जीएस पार्ट सेकंड के लिए अगर आप 30+ नंबर लाना चाहते हैं तो जीएस पार्ट सेकंड के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जीएस पार्ट सेकंड की भी प्लेलिस्ट बनाई गई जहाँ पे बीपीएससी टीआरई में पूछे गए सारे प्रश्नों को एक जगह रखा गया, जो कहीं आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, और इतने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इतने कम समय में। फिर अगला प्रश्न है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए किसने अनुग्रह किया था, तो और कोई नहीं, हमारे राजकुमार शुक्ला जी। और राजकुमार शुक्ला जी चंपारण के स्थानीय किसान नेता थे। ये आए थे ब्रजकिशोर प्रसाद जी के साथ आए थे। ठीक है, तो किसके साथ में आए थे, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, तो 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में आए थे। और लखनऊ अधिवेशन में पहली बार जो है चंपारण के नील किसानों का मुद्दा कांग्रेस के समक्ष गया, और फिर वहाँ से जो है राजकुमार शुक्ला जी ने ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ में गए थे, पहला चीज़। और इनको किसने भेजा था, किसकी सलाह पे आए थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी की सलाह पर आए थे। और यहाँ पे गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई। राजकुमार शुक्ला ने जो है गांधी जी को 3 कठिया पद्धति के बारे में अवगत कराया, फिर गांधी जी से आग्रह किया, अनुग्रह किया कि आप जो है चंपारण आइए और जो नील किसान परेशान हैं इतने सालों से, उनको आज़ादी दिलाइए, मुक्ति दिलाइए। तो गांधी जी ने वादा किया था, और फिर फाइनली जो है गांधी पूछता है, गांधी जी चंपारण कब पहुँचे थे, तो गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुँचे थे। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुँचे थे। और जो महत्वपूर्ण जो उस समय वकील ने थे, जैसे कि अनुग्रह नारायण सिन्हा वगैरह, और भी सारे थे, जेबी कृपलानी वगैरह, तो साथ में वो भी गए थे। तो आपको 10 अप्रैल 1917 ध्यान रखना है। और डिटेल में आपको नोट्स वगैरह जो टेलीग्राम पे बिहार स्पेशल नोट्स स्पेशली प्रोवाइड किए गए हैं, और साथ में जो क्लासेस आपको दी जा रही हैं उसके भी नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करें।
फिर आगे है अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। डिलीवरेंस डे बोला जाता है इंग्लिश में, और यह मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। और इसी से 2 महीने पहले वापस जाइए तो 22 अक्टूबर 1939 क्या हुआ था? 22 अक्टूबर 1939 को तो भारत को बेवजह द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा घसीटने के कारण कांग्रेस ने जितनी जगह पे 1937 में जो चुनाव हुआ था, फिर उसके तहत जो है जहाँ जहाँ सरकारें बनी थी प्रांतों में, कांग्रेस ने प्रांतों में सभी सरकारों से एक साथ में सामूहिक इस्तीफा दे दिया। किस डेट में दिया था? तो 22 अक्टूबर 1939 को। तो कांग्रेस ने प्रांतों में अपनी सरकारों से इस्तीफा दे दिया। ये आपको क्लियर हो गया? कब दिया? 22 अक्टूबर 1939 को। और फिर उसके जस्ट 2 महीने बाद 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था कि कांग्रेस से मुक्ति मिली, इस सेंस में आप समझ सकते हैं। फिर आते हैं, फिर एक डेट यहाँ पे 17 अक्टूबर 1939 है, तो ये आपका नहीं है। 22 दिसंबर 1940 भी नहीं है, हालांकि 17 अक्टूबर 1940 आपको पता होगा। तो 17 अक्टूबर 1940 किस लिए फेमस है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए फेमस है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कई प्रश्नों में। अगले प्रश्न पे आते हैं, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? बहुत ही फेमस प्रश्न है, और ये हमारे महात्मा गांधी जी ने किया था। कब किया था? 6 फरवरी 1921 को, ठीक है। किस आंदोलन के समय किया था? तो असहयोग आंदोलन के समय। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि किस आंदोलन के समय गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का स्थापना किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920। और कब समाप्त हुआ? तो 12 फरवरी 1922। क्यों समाप्त हुआ? क्योंकि 4 फरवरी 1922 को जो है चौरा चौरी कांड हो गया गोरखपुर में, सभी लोग जानते हैं उसके बारे में। अब आते हैं अन्य प्रश्नों पे। फिर अगला प्रश्न आपका भूगोल के प्रश्न अब स्टार्ट होते हैं। तो लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो लिखापानी ग्लेशियर पूछ रहा है, और यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में इसके अलावा जो और अन्य महत्वपूर्ण जो हिमनद है वो ध्यान रखिएगा, तो वह है बिचोम, बहुत फेमस है बिचोम हिमनद, बिचोम ग्लेशियर, और साथ में जो है कांगटो, कांगटो याद रखिएगा, कांगटो। ये आपके अरुणाचल में। हिमाचल प्रदेश में कौन से हैं? तो सोना पानी याद रखिएगा, और साथ में जो है पार्वती वैली भी यहाँ पे है, ठीक है। तो पार्वती के नाम से भी है, पार्वती और दूधन हिमनद के नाम से है। और इसके अलावा बात करें सिक्किम में, तो जेमू याद रखिएगा, जेमू ग्लेशियर, जेमू हिमनद, जेमू हिमनद, ये ध्यान रखिएगा, सिक्किम में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उत्तराखंड में बात कर लेते हैं, यहाँ पे लगे हाथ। तो उत्तराखंड में ध्यान दीजिए, उत्तराखंड में पहले बार हम बात करेंगे सतोपंथ ग्लेशियर का, सतोपंथ ग्लेशियर का, सतोपंथ हिमनद का। और सतोपंथ किसका उद्गम स्रोत है, किस नदी का? तो अलकनंदा का। अलकनंदा जानते हैं, जिनसे मिलकर गंगा नदी का निर्माण होता है। तो सतोपंथ से अलकनंदा, और फिर बंदरपुंछ, बंदरपुंछ हिमनद, बंदरपुंछ हिमनद। और इसको जो है यमुनोत्री भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यमुनोत्री, और यहाँ से जो है यमुना नदी निकलती है, ये हो गया। और इसके अलावा आपको जो है मिलाम ग्लेशियर याद रखना है, और बाकी गंगोत्री ग्लेशियर आपको पता होगा, तो गंगोत्री ग्लेशियर भी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा मिलाम हिमनद भी उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? तो यह प्रश्न कई बार आया है टीआरई में, और इसकी बात करें, हमने इसका इससे पहले भी एक्सप्लेन किया है, यहाँ भी कर दे रहे हैं कम समय में। तो मध्य गंगा का मैदान, ठीक है। तो मध्य गंगा के मैदान में आते हैं मगध एवं अंग के मैदान। अगर बात करें तो गंगा का मैदान यहाँ पे हम ऊपर बना दे रहे हैं, यहाँ पे अगर बात करें गंगा के मैदान की, ठीक है, तो ये ऐसे आप समझ लीजिए। तो गंगा का मैदान है ये, गंगा नदी है, और फिर गंगा नदी के सापेक्ष जो है गंगा के मैदान है, और ये जो है 3 पार्ट में डिवाइड, ठीक है। तो हो गया ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, और जो है निचला गंगा का मैदान, निचला गंगा का मैदान। ये चीज़ क्लियर हो गया। ऊपरी गंगा के मैदान में कौन कौन आते हैं? तो उत्तराखंड आते हैं और उत्तर प्रदेश, ठीक है। पश्चिमी यूपी का जो पूरा भाग है इसके अंतर्गत आता है। फिर यहाँ पे जो है अगर पूर्वी यूपी की बात करें तो पूर्वी यूपी और बिहार, ठीक है, जिसको हम मगध और अंग के क्षेत्र भी कहते हैं, और साथ में बिहार के साथ भागलपुर, ठीक है। भागलपुर तक जो है, भागलपुर जिला आप जानते हैं। तो बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, और फिर भागलपुर पूर्वी जो है, ये आपका जो है मगध और अंग, ये आपके मध्यवर्ती गंगा मैदान के क्षेत्र में आते हैं। फिर निचले में कौन कौन आते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मुख्यतः बंगाल और बांग्लादेश, बंगाल और बांग्लादेश ये आपके आते हैं निचला गंगा के मैदान में। तो ये आपको क्लियर हो गया।
ठीक है। तो निम्न गंगा के मैदान में आपके बंगाल और कुछ ज़िले हैं बिहार के, बाकी मुख्यतः बंगाल और बांग्लादेश हो गए, ठीक है। मध्य गंगा के मैदान में आपके उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के पार्ट हो गए, जिसको मगध और अंग का मैदान भी कहते हैं। फिर ऊपरी गंगा का मैदान आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो जब जलप्रपात की बात करते हैं तो जो जोग है, जोग जलप्रपात फेमस जलप्रपात है, और ये कहाँ स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। और ये कहाँ स्थित है? तो यह जो है ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक ध्यान रखिएगा। तो आपका तो ये सही है, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। कपिल धारा कावेरी गलत है। कपिल धारा नर्मदा नदी पर स्थित है, और नर्मदा नदी का यह पहला जलप्रपात है। जब नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहती है तो पहला जलप्रपात कपिल धारा मिलता है। फिर धुआंधार जलप्रपात, ये भी नर्मदा का है, ठीक है। तो पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये भी तो गलत है, ये भी गलत है, तो बी और सी दोनों गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो है सबसे पहले विशाखापत्तनम, अगर उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो विशाखापत्तनम, क्योंकि विशाखापत्तनम आपको पता है लोकेशन, आप कमेंट करके बताइए कि किस राज्य में स्थित है। तो ये सबसे उत्तर में रहेगा। और जब नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा पड़ेगा काकीनाडा, फिर हमारा पड़ेगा मछलीपट्टनम, फिर हमारा पड़ेगा नागपट्टनम। तो इस प्रकार आपका जो आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। हालांकि TRE 1 में बहुत कठिन लेवल के प्रश्न पूछे गए थे और थोड़ा लेवल कम हुआ है, तो आप जो इधर के प्रश्न इसलिए आपको पहले इधर करा दिए गए थे, इससे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो, ठीक है। और बाकी फिर अगला प्रश्न है 1954 में किन दो देशों के बीच, बाकी ये प्रश्न भी आपको पता होने चाहिए, हो सकता है पूछ ले, क्योंकि BPSC का कोई भरोसा नहीं है। और प्रीवियस ईयर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसे पेपर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। हालांकि ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो बात करें तो यह हुआ था भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। तो भारत और नेपाल के बीच में 1954 में कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता साइन हुआ था, याद रखना। और कोसी नदी ध्यान रखिए, कोसी नदी नेपाल से निकलती है, ठीक है। तो कोसी नदी जो है नेपाल के त्रिवेणी नामक एक स्थान है, तो वहाँ से निकलती है और कई सारी नदियों से मिलकर ये बनती है। फिर आगे बढ़ते हैं। कोसी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। फिर RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो बात करें तो RL सिंह के अकॉर्डिंग देखें तो ये बिहार किस में आता है? तो उपाद्र संक्रमणकालीन, सब ह्यूमिड, इंग्लिश में भी जानिए क्योंकि हिंदी कई बार क्रिटिकल दे देता है, तो सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल, और सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल यानी उपाद्र संक्रमणकालीन, ये आपका इन्होंने बिहार को इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा है RL सिंह ने। और इन्होंने इंडिया को 1971 में इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था और भारत को जो है 10 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न। फिर अगला प्रश्न आपका कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा गया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसलिए आपको यहाँ बताया जा रहा है। उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता था? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता था? तो यह जीता था गीतांजलि श्री और डेजी राघवेल ने। तो गीतांजलि श्री नाम ध्यान रखिएगा, उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए 2022 के लिए। अब आप कमेंट करके बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? आगे बढ़ते हैं। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये 74वें गणतंत्र दिवस 2023 का प्रश्न था, ठीक है। और आंसर था इसका अब्दुल फतेह अल सीसी, और ये मिस्र के जो है राष्ट्राध्यक्ष थे, वहाँ के राष्ट्रपति थे। अब 2024 ध्यान रखिएगा, 2024 75वें गणतंत्र दिवस पे कौन मुख्य अतिथि थे? तो ये थे इमैनुअल मैक्रोन। और इमैनुअल मैक्रोन कौन है? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 2024 गणतंत्र दिवस पर, जो कि 75वां गणतंत्र दिवस था, उस पर जो है मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ये क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया? तो ये दरभंगा में बनाया गया है, तो याद रखिएगा, हो सकता है दोबारा पूछ ले, ठीक है। फिर अगला प्रश्न था बिहार में निम्नलिखित में से किसको GI टैग मिला है? तो थोड़ा पुराना प्रश्न था और इसका आंसर था मगही पान। और अगर 2023 में बात करें तो 2023 में GI टैग मिला है मधुबनी पेंटिंग्स को। तो ध्यान रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग्स को, मधुबनी चित्रकारी को 2023 में मिला है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सूची दी गई, आपको मिलान करना है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में जो कुछ स्थलाकृतियाँ हैं जो नदियों द्वारा बनाई जाती हैं या नदियों से संबंधित हैं, ठीक है।
और उनको हमें मैच करना है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करें कंकर की, तो कंकर हमने ज्योग्राफी एनसीईआरटी में पढ़ा है, भूगोल एनसीईआरटी में, कि जो कंकर नोडुल्स पाए जाते हैं, कंकर ये किस में पाए जाते हैं, मोटे कण होते हैं, ये किस में पाए जाते हैं, तो बांगर मिट्टी में। बांगर कौन सी मिट्टी होती है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं, बांगर कहते हैं, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं। खादर जो है बांगर के मुकाबले बारीक होती है, महीन होती है, और जो बांगर होते हैं इसमें मोटे कण होते हैं जिनको हम कंकर कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो कंकर आपका हो गया बांगर से। फिर कायल की बात करें तो कायल, ठीक है, इसको कयाल्स बोला जाता है इंग्लिश में। तो कयाल्स क्या होते हैं, तो ये बैक वाटर्स होते हैं। बैक वाटर्स का मतलब है ये तटीय मैदानों में, केरल में पाए जाते हैं, पहली चीज़, ठीक है। तो कायल जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, केरल में। और जैसे केरल में वेम्बनाथ झील है, वेम्बनाथ झील है, तो वो एक कयाल का एग्जाम्पल है, ठीक है। कयाल झील का मतलब होता है बैक वाटर्स, जो है जो समुद्र का पानी जब पीछे आ जाता है तटीय मैदानों में, तो वहाँ पे जो है झीलों का निर्माण जो हुआ है उन्हीं को हम बोलते हैं जो है कायल। तो ये आपको होगा तटीय मैदान केरल में, दूसरा चीज़, ठीक है। तो कंकर हो गया बांगर से, कायल हो गया तटीय मैदान में। फिर अगर हम बात करें चार की, तो चार आपका जो क्या होता है, तो चार ही डेल्टा प्रदेशों से रिलेटेड होता है, जहाँ डेल्टा का निर्माण होता है नदियों का, वहाँ पे चार पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा मांड की बात करें तो ये आपके पंजाब के मैदान से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा की ओर नहीं मिलती है, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र का नदी मतलब ऐसे देख लें तो इसी प्रकार है कुछ, ठीक है। यहाँ से जो है दिबांग नदी के नाम से निकलती है, और फिर जब ब्रह्मपुत्र के नाम से कहाँ जानी जाती है, तो असम में जब इंटर करती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और पूछ रहे कौन से नदी उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, तो सुबनसिरी भी उत्तर दिशा से मिलती है, बेलसिरी भी उत्तर दिशा से मिलती है, मानस भी उत्तर दिशा से मिलती है। ये इसकी जो है दाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं, दाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं। और तो आपका जो आंसर हो जाएगा, चूँकि तीनों उत्तर दिशा से ही निकलती हैं, पूछा कौन सी नहीं निकलती है, तो आपका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें तो दक्षिण की या फिर जो है दाएं हाथ की, जो बाएं हाथ की जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, बाएं हाथ की जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं वो इम्पॉर्टेंट कौन सी है, तो धनसिरी है, लहासा और लोहित, ठीक है। लोहित महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे उत्तर दिशा से जो आती है उनमें कुछ और महत्वपूर्ण है, जैसे संकोश नदी, कामेंग महत्वपूर्ण है, तीस्ता महत्वपूर्ण है, ठीक है। दाएं हाथ की सहायक नदी कह लीजिए या फिर उत्तर दिशा से आने वाली सहायक नदी कह लीजिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, लीची का खाद्य भाग है, एडिबल पार्ट ऑफ लीची पूछ रहा है, तो उसको हम एरिल कहते हैं, ध्यान दीजिए। और अगला प्रश्न है आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो मॉलिकुलर ऑक्सीजन निकलता है पत्तियों से वो किस प्रोसेस के थ्रू निकलता है, तो विसरण के थ्रू, जिसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो स्थिति की बात कर रहा है, तो ये आपका जीन मानचित्रण, जीन मैपिंग बोलते हैं, जीन मैपिंग। और इसका जो आप इंग्लिश में अगर डिफिनीशन देखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड, तो जीन मैपिंग हो गया, ठीक है। तो आप वहाँ से जो लोकेशन की बात कर रहा है तो वहाँ से जीन मैपिंग आपका आंसर हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है, तो ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है वह द्विगुणित होती है, तो ध्यान रखिएगा। और यह प्रश्न पीआरटी में भी पूछा गया था, इस प्रकार के प्रश्न, ठीक है। और जो द्विगुणित हो गया, और थोड़ा टफ लेवल के प्रश्न थे, हालांकि अब इतने टफ लेवल के प्रश्न नहीं पूछता है आयोग। फिर आते हैं, लेकिन आपको पूछा गया तो पता होना चाहिए। प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए 2010, ठीक है। एनजीटी एक्ट लाया गया और एनजीटी एक्ट के तहत जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को जो है स्थापना किया गया 2010 में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1974 में। और किसके कानून के अंतर्गत हुई है, तो जल अधिनियम वाटर एक्ट 1974, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की, तो कोची नहीं है, विशाखापत्तनम नहीं, बेंगलुरु नहीं है। और इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर वह है कोलकाता, ठीक है। और कोलकाता में जो है
मेट्रो की शुरुआत की गई, जो कि पूरी तरीके से चलायमान भी है हुगली नदी क्षेत्र में। अगले प्रश्न पे आते हैं और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसकी बात करें तो आपका यहाँ आंसर है फोटोवोल्टाइक सेल। और फोटोवोल्टाइक सेल आप जानते हैं जिनको सोलर सेल कहते हैं, और सोलर सेल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है उपग्रह से लेके जो डिजिटल अनुप्रयोग होते हैं हर जगह पे, ठीक है। जैसे आदित्य एल1 उपग्रह भेजा गया, चंद्रयान 3 भेजा गया, तो वो सब कैसे काम करेंगे, फोटोवोल्टाइक सेल की मदद से, ठीक है। और वहाँ पे सौर ऊर्जा की सहायता से जो है वहाँ पे काम किया जाता है, ये चीज़ हो गया। और अगला प्रश्न आपका, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान। तो यहाँ पे क्रिटिकल मास ऑफ फिजनेबल मटेरियल पूछा है और यह होता है श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। तो श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान को बोला जाता है विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान, क्रिटिकल मास ऑफ फिजनेबल मटेरियल। इंग्लिश में बोलते हैं द मिनिमम मास नीडेड फॉर चेन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी बात करें तो इस गैस का नाम है एथिलीन। और एथिलीन इंग्लिश में इसको एथाइलिन भी लिखते हैं, C2H4 इसका फार्मूला है। और यह गैस होती है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखने की पादप हार्मोन से, पादप हार्मोन आपने पढ़े होंगे, तो पादप हार्मोन में एक एथाइलिन गैस भी आती है जो कि गैसियस हार्मोन है। तो गैस हार्मोन के रूप में एकमात्र जो आपके पास है वो एथाइलिन है। और यह जो है किसका संकेत होता है, जो है फलों का पकने का। लेकिन ज़बरदस्ती पकाने के लिए भी हम एथाइलिन गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और इसको जो है अगले प्रश्न पे आते हैं, फिर निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है। तो यह प्रश्न PRT में भी पूछा गया था, TRE1 में। और किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या शून्य होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आपसे प्रश्न पूछ ले कि 100 ऑक्टेन संख्या किसकी होती है, यानी मैक्सिमम हो गया, ये सबसे ज़्यादा हो गया, तो 100 ऑक्टेन संख्या किसकी होती है, तो ये होती है ट्राईमिथाइल पेंटेन, ट्राईमिथाइल पेंटेन, ये ध्यान रखिएगा। अब आपके जो प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं। और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में जो है जो आपको प्लेलिस्ट दी गई है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए मेरी तरफ से, तो आप टेलीग्राम लिंक में आप हमको DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और वहाँ से आपको अभी तक कई सारे अभ्यर्थियों ने वहाँ से हमसे कांटेक्ट किया और सबने जो है अपने जो भी उनके डाउट्स से क्वेरीज थे परीक्षा की तैयारी से रिलेटेड, सबको जो है काफ़ी हेल्प भी मिला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।